हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजन टेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम ड्यू है ऑन 5 दिसंबर 2020। अब बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे अपने इस MCQ सेशन की, तो हमने फॉर सितंबर 2020 ऑलरेडी एक MCQ सेशन स्टार्ट किया हुआ था एंड उस MCQ सेशन का बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। तो इसलिए हमने प्लान किया है कि हम फॉर दिसंबर 2020 अपना ये MCQ सेशन कंटिन्यू करेंगे। बट हम पहले ये इन्फॉर्म कर दें कि जो सेशंस हमने सितंबर 2020 के लिए अपलोड किए हुए थे वो बेसिकली बेस्ड थे उन बिट क्वेश्चंस पे जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने ही प्रोवाइड कराए हुए थे। तो वो फॉर सितंबर 2020 ही नहीं, फॉर दिसंबर 2020 भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से वो 12 सेशंस पहले कंप्लीट कर लेना हमारे MCQs के। रीज़न बीइंग बिट क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट के लिए बहुत रेलेवेंट हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, सिर्फ 1 मंथ था, तो उसमें हमने पूरा बिट क्वेश्चंस कवर कराया था। बट आफ्टर बिट क्वेश्चंस अब हम आपके इंस्टीट्यूट की ई-बुलेटिन से सारे MCQs कवर करेंगे। बेसिकली ई-बुलेटिन इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किए हैं फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, सो दैट आप ये चेक कर सको कि आपकी क्या प्रिपरेशन है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को लेके। तो अब ई-बुलेटिन्स रिलेटेड टू 2019 एंड 2020 जितने भी ई-बुलेटिन्स आपकी इंस्टीट्यूट की साइट पे हैं, अब उसके सारे MCQs हम डील करेंगे ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बट एक चीज़ हम बता दें कि अगर आपको ई-बुलेटिन की कॉपी चाहिए तो आप अपने इंस्टीट्यूट की साइट पे जा कर के, दैट इज़ icmai.org पे जा कर के स्टूडेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो ई-बुलेटिन। क्लियर? अब जिस भी ई-बुलेटिन में हमारे पास MCQs हैं हम उनको डील करेंगे। बट हम आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पहले आप सितंबर 2020 के लिए जो हमने सेशंस अपलोड किए हैं उसको आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो आपके बिट क्वेश्चंस को ही कवर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये ई-बुलेटिन कवर हो जाने के बाद जब ई-बुलेटिन हम सारे सब्जेक्ट से कवर कर लेंगे तो नेक्स्ट MCQs हम डालेंगे जहां आपके पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं एटलीस्ट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स, उनके सारे MCQs हम डील करेंगे अगेन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, जहां मैथ्स का सर्च शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। तो ये सारे सेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं। तो चलो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली बेस्ड है ऑन अकाउंट्स। देख लो यहाँ लिखा भी है ई-बुलेटिन फाउंडेशन जून 2020, क्योंकि इसके पहले के 2020 के किसी भी बुलेटिन में कोई MCQ नहीं था। तो पहले हम 2020 के सारे ई-बुलेटिन्स डील कर रहे हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो आप प्लीज़ इसको इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर लेना। देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट सैटिस्फाई द वैल्यूएशन क्राइटेरिया? गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन, कॉस्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट ड्यूअल एस्पेक्ट, कॉस्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कंजर्वेटिज्म, और रियलाइजेशन कंजर्वेटिज्म और गोइंग कंसर्न। अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के लिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो रेलेवेंट है। रीजन बीइंग ड्यू टू गोइंग कंसर्न हम असेट को क्लासीफाई करते हैं इन फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। खुद सोचो कि अगर हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं होता तो क्या हमें असेट डालने की ज़रूरत होती? नहीं, वो सारे के सारे असेट्स को हम कहाँ दिखा देते? एक्सपेंसेस में, दैट इज़ इन PL अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि हमारा बिजनेस इस साल चलने वाला है और अगले साल बंद हो जाएगा। बट एज पर गोइंग कंसर्न हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो अपना बिजनेस है वो फॉर इन्फिनाइट ईयर्स है, और क्योंकि आप ये अज्यूम करते हो कि फॉर इन्फिनाइट ईयर्स है, इसीलिए आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे की तरह ना दिखा करके अपने असेट की तरह दिखाते हो। तो पहला वैल्यूएशन क्राइटेरिया तो गोइंग कंसर्न हो गया। दूसरा, हमें पता है कि हम बुक्स में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट, एंड इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम अपने वैल्यूएशन के टाइम अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें ड्यूअल एस्पेक्ट की, तो ड्यूअल एस्पेक्ट बेसिकली रिकॉर्डिंग के टाइम काम आता है, जहाँ एक डेबिट और एक क्रेडिट हम करते हैं। कंजर्वेटिज्म हम सबको पता है कि ये बताता है कि जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेज है आपको उनको बुक्स में नोट करना होगा, आपको उनके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा ए, गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन एंड कॉस्ट। नेक्स्ट,
A trader has made a sale of 75,500 out of which cash sales amounted to 25,500. तो इसका मतलब अगर इसमें से 25,500 कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स कितनी रही होगी? क्रेडिट सेल्स रही होगी 50,000. He showed trade receivables on 31/3/2014 at 25,500. Which concept is followed by him? अब देखो यहाँ पे ये अमाउंट गलत है, यहाँ होना चाहिए कि हमने ट्रेड रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया है 50,000 पे, तो इसका मतलब इसने एंट्री क्या पास की है? इसने एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट दैट इज़ 25,500, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दैट इज़ 50,000 टू सेल्स, क्योंकि सेल्स तो हमने पूरी रिकॉर्ड की 75,500, तभी तो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स बुक में दिखाया है. तो इसका मतलब हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करें? अक्रूवल, कि हमें उसके लिए पैसा मिले या ना मिले, बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड सेल्स है तो हम उसको बुक्स में शो करेंगे. तो आंसर हो जाएगा सी, अक्रूवल कंसेप्ट. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर नीडेड? अगर एस्टिमेट्स की बात करें, एस्टिमेट्स मतलब क्या होता है? जहां हम अजम्पशन करते हैं, जहां हम अपना कुछ ना कुछ अजम्पशन अप्लाई करते हैं. एम्प्लॉयज़ बेनिफिट स्कीम, इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, ऑल ऑफ द अबव. अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है. तो आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, अ फर्म हैज़ रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,47,000 for the year ended 31/3/2014 after taking into consideration the following items. इन चारों का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,47,000. What is the correct amount of profit to be reported in the books? देख लेते हैं. हमसे कह रहा है कि 1,47,000 इन चारों पॉइंट को एडजस्ट करके आ रहा है. पहला पॉइंट है कि द कॉस्ट ऑफ एन असेट 23,000 हैज़ बीन टेकन एज एन एक्सपेंस. अब देखो, असेट हमने खरीदा था 23,000 का, हमने गलती से उसको खर्चे की तरह दिखाया है. तो अगर हमने अपना एक्सपेंस बढ़ा के दिखाया होगा तो हमारा प्रॉफिट घट रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट, फर्म ने एंटिसिपेट किया है अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 ऑन द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. एंटिसिपेटेड मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि जब हमारा ओल्ड फर्नीचर सेल होगा तो उस टाइम 12,000 का प्रॉफिट होगा. एंड एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई लॉस होने वाला होगा तब तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है तो जब वो प्रॉफिट इनकर होगा, जब वो प्रॉफिट आएगा, तभी हम उसके लिए कोई प्लानिंग करेंगे. तो अगर ये प्रॉफिट हमने बुक्स में दिखाया है तो इसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के दिख रहा होगा. अब हम क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे 12,000 से. नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 7,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट. अब हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट. 7,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने बुक्स में नहीं ली, बल्कि हमें पता एज पर अक्रूवल कंसेप्ट होता क्या है. अगर आप अक्रूवल कंसेप्ट की बात करो तो सिंपली एज पर अक्रूवल कंसेप्ट आपको कोई भी खर्चा जो इस साल से रिलेटेड है वो दिखाना पड़ता है. तो अगर आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाई तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है, आप क्या करोगे? अपने नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर दोगे. नेक्स्ट, एक असेट था 85,000 का, वॉज परचेज फॉर 75,000 एंड वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ₹85,000. अब जब असेट हमने खरीदा है 75,000 का, वो भले 85,000 का था क्या, बट वो 85,000 पे रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं, वो कितने पे रिकॉर्ड होगा? 75,000 पे, एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट. तो देखो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी है. एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट उसको कितने पे रिकॉर्ड करना था? 75,000 पे. बट क्या इसके 85,000 रिकॉर्ड होने से पीएल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं. इससे किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. क्लियर? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके देख लो. ये आ जाएगा 1,51,000. दैट इज आंसर हो जाएगा बी, 1,51,000. होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा. बस इतनी सी चीज़ बताया था कि जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो कुछ गलत पॉइंट्स को इंक्लूड करके कैलकुलेट किया है. तो जो पॉइंट से आपका प्रॉफिट घट रहा था अब आप बढ़ा दो, और जिस पॉइंट से प्रॉफिट बढ़ रहा था अब आप उसको डिक्रीज कर दो. क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्रायल बैलेंसेस. ट्रायल बैलेंस तक जो डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं? बुक कीपिंग. नेक्स्ट, रोहित कैरिंग ऑन रियल एस्टेट बिजनेस सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर 4 crores एंड कॉस्ट उसकी थी 3.5 crores. देन द टाइप ऑफ रिसीट इज डैश नेचर एंड प्रॉफिट ऑन सेल इज. सिंपली देखो हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड है? रियल एस्टेट से. तो जो भी लैंड हम खरीद करके बेचेंगे वो मेरे लिए क्या है? गुड्स है. एंड अगर गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हमारे ट्रेडिंग एंड पीएल में.
तो बेसिकली वो हमारा किस तरह का खर्चा हो गया या किस तरह की इनकम हो गई, रेवेन्यू नेचर की। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, रेवेन्यू एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्लियर, क्योंकि हमारा बिजनेस रियल एस्टेट का है, तो अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है और हम लैंड खरीद बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, in income measurement and recognition of assets and liabilities, which of the following concepts goes together? Periodicity accrual matching, cost accrual matching, going concern cost realization, गोइंग कंसर्न periodicity और reliability। अब देखो मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन की बात कर रहा है। इन इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर द फॉलोइंग कंसेप्ट्स गोज टुगेदर। तो देखो अक्रूवल कंसेप्ट तो हम फॉलो करते ही हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि अक्रूवल कंसेप्ट मतलब जहाँ पे आपको एक्सपेंस अगर आपने किया है, भले आपने उसके लिए पे किया या नहीं किया, अगर आपने इनकम अर्न की है भले आपने उसके लिए रिसीव किया या नहीं किया, बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जहाँ हमने करंट ईयर बोला, हम किसकी बात करें, पीरियोडिसिटी की, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम बुक्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। एंड लास्ट, मैचिंग कंसेप्ट भी फॉलो होता है। रीज़न बीइंग कि अगर आपने 10 रुपये की इनकम या 10 रुपये की रेवेन्यू बुक्स में दिखाई है तो इसको अर्न करने के लिए जितना भी आपने एक्सपेंस किया होगा, खर्चा किया होगा, वो भी आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ए, पीरियोडिसिटी, अक्रूवल एंड मैचिंग। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन मीन्स explanation of meaning and significance of the data in financial statements, concerned with preparation and presentation of classified data, systematic analysis of recorded data, or methodical classification of data given in financial statement। सीधे सीधे फर्स्ट पॉइंट है explanation of meaning and significance of the data in financial statement, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में तो यही था ना कि हम खुद से इंटरप्रेट करते हैं, हम खुद से डेटा इंटरप्रेट करते हैं। किस डेटा को, जो हमारे पास बेसिकली ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट में दिया होता है, उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी मीनिंग निकालते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स फॉर ₹25 lakhs। ऑफ these 70% of goods were sold during the year. At the end of 31st December 2009, the market value of such goods were ₹5 lakh. But the trader recorded in his books for ₹7,50,000. Which of the following concept is violated? तो सिंपली हम बता दें कि एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जहाँ हमने ये बताया है कि आपको कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस को बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स की ना बेटा, तो हम इस पर सारी क्लासेस ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुके हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से पहले आप ये समझ लेना कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता क्या है। इसमें ये बताता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अगर हमने 25 लाख का 70% गुड्स मार्केट में सोल्ड किया, इसका मतलब 25 लाख का 30% अभी भी हमारे पास स्टॉक में है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 7,50,000। बट इस गुड्स की मार्केट प्राइस कितनी है, 5 लाख। तो हमें इसको बुक्स में किस पे रिकॉर्ड करना है, एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस, क्योंकि बेसिकली हमें ये दिख रहा है कि हमारा 7.5 लाख का गुड्स कितने पे बिकेगा, 5 लाख पे बिकेगा। इसका मतलब हमें लॉस है और इस एंटिसिपेटेड लॉस के लिए हम आज से ही तैयारी करके चलेंगे। बट हुआ क्या कि ट्रेडर ने उसको कॉस्ट प्राइस पे ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट को वॉयलेट कर रहा है, दैट इज तोड़ रहा है, बी, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। सबसे पहले पॉइंट में कह रहा है, अच्छा रियल, पर्सनल और नॉमिनल की अगर हम बात करें तो तुम लोग को हम पहले भी बता चुके हैं पहले वाले सेशंस में कि जो रियल एंड पर्सनल अकाउंट होता है, इसका जो लेजर होता है बेसिकली हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में। जैसे असेट है तो उसको क्लोज नहीं करते हैं ना, उसको तो बैलेंस कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें, जैसे डेटर की, क्रेडिटर की, तो हम क्या करते हैं कि उसके बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। बट अगर मान लो इसकी जगह रेंट होता, सैलरी होता, जो कि बेसिकली हमारे क्या है, एक्सपेंसेस और इनकम, जिसको कि हम लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में, हम उसको क्या करते हैं एट द एंड ट्रांसफ़र कर देते हैं आइदर ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में, है ना। अच्छा, इस पॉइंट पे भी हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो अब हम लोग देखें लिखा क्या है। पहले पॉइंट में कह रहा है कि ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये भी सही है। बेसिकली ट्रेडिंग पीएल दोनों में हो सकता है।
नेक्स्ट बोल रहा है ईच अकाउंट इज ओपन सेपरेटली इन लेजर। ये भी तो सही है, हम हर के लिए जैसे रेंट के लिए अलग लेजर बनाते हैं, सैलरी के लिए अलग लेजर बनाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट बोला है रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉमिनल अकाउंट। ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम रेंट की बात करें तो ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ये नॉमिनल नहीं है बल्कि पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डैश इज रूट कॉज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट कॉज का बात करें तो सिंपली लर्न कर लेना ए, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। नेक्स्ट, if nothing is given in the financial statements about the 3 accounting assumptions then it is to be treated as it। अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन से हैं, 3 हमें पता है। पहला है गोइंग कंसर्न, फिर है अक्रूवल कंसेप्ट और लास्ट हमारा कंसिस्टेंसी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन तीनों अजम्पशन के बारे में कुछ भी ना बोले तो हम क्या मानेंगे कि वो फॉलो हुआ है, दैट इज अज्यूम टू बी फॉलोड। क्योंकि तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखोगे कि ट्रेडिंग एंड पीएल बना होगा एंड साथ ही साथ बैलेंस शीट बना होगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो कर रहा होगा। एंड अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है कि जहाँ पे बेसिकली हम बुक्स में जो इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं वो ऑन पीरियड बेसिस रिकॉर्ड करते हैं कि भले वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, भले पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। एंड कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी मेथड को लेकर के आप कंसिस्टेंट हो। जैसे अगर आप लीफो फॉलो कर रहे हो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो आप लीफो ही फॉलो करोगे। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन तीनों अजम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो हम हमेशा मानते हैं कि हमने उसको फॉलो किया है। क्लियर। नेक्स्ट, the proprietor of the business is treated as creditor for the capital introduced by him due to concept of business entity concept। इस पूरे का नाम क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यही होता है क्योंकि आज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो बिजनेस है एंड बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस है एंड जो बिजनेस का ओनर है हम उसको हमेशा अलग अलग एंटिटी या अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ओनर अगर अपने ही बिजनेस से कुछ ड्रॉ करता है तो हम उसको ड्रॉइंग्स मान लेते हैं और उसके कैपिटल से रिड्यूस कर देते हैं। और ओनर अगर अपने ही बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो कैपिटल है, दैट इज उसके बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि वो उतना कैपिटल अपने ओनर को रिटर्न करे। तो आंसर हो जाएगा सी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस फॉर converting into cash, generating revenue, resale, none of the above, but obvious generating revenue। सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं फिक्स्ड एसेट से फर्दर प्रोडक्शन करते हैं और उस फर्दर प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करते हैं। तो बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम फिक्स्ड एसेट्स हेल्ड करते हैं। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट स्पेसिफाइज अ प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कॉस्ट, रियलाइजेशन, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, बट ऑब्वियस मैचिंग, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर हमने कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है तो उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि करंट ईयर का कितना प्रॉफिट है। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी इज अ डैश एक्सपेंडिचर, बट ऑब्वियस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मतलब उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में मिलता है। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो इसके भी पूरे कॉन्सेप्ट पे हमने क्लास ड्राफ्ट की हुई है जो कि आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग है। उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे एंड आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करवाए हैं, उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। नेक्स्ट, चेंज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर मे अकर ड्यू टू प्रॉफिट अर्न्ड, लॉस incurred, capital introduced, all of the above, but obvious all of the above, क्योंकि जब अगर मान लो हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या कैपिटल अकाउंट मत बनाओ, सीधे सीधे देखो हम लोग क्या करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो नेट प्रॉफिट होता है, ऐड करते हैं अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स और माइनस करते हैं नेट लॉस, तो हमारे पास क्या आता है क्लोजिंग कैपिटल। तो इसका मतलब प्रॉफिट अर्न का भी एडजस्टमेंट होगा, लॉस इनकर्ड का भी और कैपिटल इंट्रोड्यूस का भी। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी विथ रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर मीन्स
All companies in the same industry should use identical accounting procedures. Income and assets have not been overstated. Accounting methods and procedures shall be followed uniform basis year after year, or any accounting method can be followed as per convenience. But obviously, accounting methods and procedures shall be followed uniform basis year after year. मतलब हमें क्या करना होता है कि चीज़ों को लेकर के कंसिस्टेंट रहना होता है, अपने अकाउंटिंग मेथड्स को ले करके हमें कंसिस्टेंट रहना होता है. लाइक अगर हमने लीफो यूज़ किया है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हम ये मान करके चलते हैं कि हम यही मेथड लाइफ लॉन्ग यूज़ करेंगे, ठीक. बट क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या है, अजम्पशन है, तो हम कई बार फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्विच भी कर सकते हैं फीफो पे. बट जर्नली इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है. तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि किसी भी मेथड को आप यूनिफॉर्मली फॉलो करो ईयर आफ्टर ईयर. तो आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, if one of the cars purchased by a car dealer is used for business purpose instead of resale, then it should be recorded by. तो बेसिकली देखो, जो कार डीलर है उसके लिए तो कार क्या है, गुड्स है. तो वो जब भी गुड्स खरीदेगा बेचेगा तो वो बेसिकली कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में, एज परचेज एंड सेल्स. क्लियर. बट उसने ये कार परचेज की तो है बट बेचने के पर्पज से नहीं की है, तो सिंपली उसके लिए वो क्या हो जाएगा, असेट. तो एंट्री हो जाएगी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि उसने परचेजेस जो गुड्स खरीदा था बेचने के लिए उसमें से ही एक कार अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर ली. तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, दैट इज सी. क्लियर है. नेक्स्ट, इफ वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड. सिंपली अगर वेजेस पे हो रहा है किसके लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर किसी भी तरह का कोई आप खर्चा कर रहे हो तो आप उसको कैपिटलाइज कर देते हो उस पर्टिकुलर असेट में. तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे प्रीमाइसेस में, तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश, और कौन सा डेबिट होगा, प्रीमाइसेस. तो आंसर हो जाएगा डी, कैश प्रीमाइसेस. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट. हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की तो ये मनी में कन्वर्टेबल नहीं है, नॉट कन्वर्टेबल इनटू मनी. ये मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये मनी में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसको हम बैलेंस शीट में क्या, बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते. तो ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सी, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. अदरवाइज अगर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता तो बैलेंस शीट में एज असेट हम इसको रिकॉर्ड करते. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर्स. देखो अगर हम बात करें डेटर्स के अमाउंट की, तो जो डेटर्स की हमारी फाइनल अमाउंट होती है, अगर हमारे पास एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया हो, अगर विद इन ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो बट ऑफिस इसमें वो एडजस्ट किया होगा. बट अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस दैट इज विद इन एडजस्टमेंट दिया होगा फर्दर बैड डेट, तो उस बैड डेट को हम यहाँ से माइनस करेंगे. फिर जो भी प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट उस प्रोविजन को माइनस करेंगे, और फिर जो बैलेंस आता है इस बैलेंस में हम प्रोवाइड करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो सिंपली अगर एज पर ऑप्शंस देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, B, after deducting provision for doubtful debts. Clear? Next, which of the following is not a real account? रियल अकाउंट बेसिकली कौन से होते हैं, वो जो कि असेट की कैटेगरी में आते हैं उनको हम रियल अकाउंट में लेते हैं. तो कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट होता है, बट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रियल अकाउंट नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं होता, बल्कि पर्सनल अकाउंट होता है. पर्सनल में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ये बात बताई थी कि अगर कोई भी प्रीफिक्स एडेड है बिफोर एक्सपेंसेस और इनकम तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं. और इस टॉपिक की क्लैरिटी के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, अब वहाँ से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पहले क्लियर कर लेना. लास्ट देखो दिया है परचेजेस अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट भी तो नॉमिनल का पार्ट होता है, तो बेसिकली परचेजेस अकाउंट भी रियल अकाउंट नहीं होगा एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट नहीं होगा. बट यहाँ परचेजेस की जगह ना स्टॉक कर लो, क्योंकि परचेजेस करना मतलब क्या, हम ये मानते हैं कि हम स्टॉक खरीद करके ला रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट लो, तो स्टॉक अकाउंट भी क्या हो जाएगा, असेट अकाउंट हो जाएगा. स्टॉक अकाउंट भी क्या हो जाएगा, असेट. बेसिकली स्टॉक को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. बस इसका करेक्शन कर लेना, और अगर करेक्शन नहीं करते तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है.
नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। देखो ड्रॉइंग्स की दो ही एंट्री हो सकती है, अगर वो कैश ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग्स टू कैश, और अगर वो गुड्स ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, क्योंकि हमने जितना भी गुड्स खरीदा था वो सब परचेजेस में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे अब अपने परचेजेस को डिक्रीज कर देंगे। और यहाँ क्या बोला है, शुड बी क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गुडविल इज इंटैंजिबल एसेट, ये तो करेक्ट है। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट है, ये भी करेक्ट है। लूज टूल्स एक टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ये भी करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट एसेट है, नहीं ये करंट लायबिलिटीज है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। देखो मेसर्स स्टेशनरी मार्ट, तो इनका काम किसका है, स्टेशनरी खरीद करके बेचने का, तो इनके लिए स्टेशनरी क्या हो गई, गुड्स, और अगर वो गुड्स है तो वो उसको कैसे दिखाएंगे, परचेज सेल की तरह, तो आंसर हो जाएगा ए, परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट, स्मॉल आइटम्स लाइक पेंसिल्स, पेन्स, फाइल्स एक्सेट्रा रिटर्न ऑफ विद इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट। राइट ऑफ किसके बेसिस पे हो जाता है, बट ऑब्वियस मटेरियलिटी के हिसाब से, क्योंकि मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप उस आइटम को बुक्स में प्रॉपर तरीके से शो करोगे या रिप्रेजेंट करोगे जो ज़्यादा मटेरियल है, तो आंसर हो जाएगा ए, मटेरियलिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, यहाँ देखो क्वेश्चन में ना बहुत सारे कंसेप्ट्स की ही बात किया, और सारे कंसेप्ट्स पे हमने सारे कंसेप्ट्स पे क्लास अपलोड की हुई है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोप्राइटर पेज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगेन हमने बोला था कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है इसको हम सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एंड इसी की वजह से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है ड्राइंग्स का एंड कैपिटल्स का, तो बट ऑब्वियस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से अराइज हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी, एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस फेयर मार्केट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बट ऑब्वियस हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट इज जो एक्विजिशन कॉस्ट है, मतलब खरीदने के टाइम जितनी कॉस्ट रही होगी, या कह लो हिस्टोरिकल कॉस्ट कि उस टाइम जिस टाइम आपने वो गुड्स खरीदा है, एसेट खरीदा है, उस टाइम की उसकी जो कॉस्ट होगी, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन इट्स cost price, inventory will be shown at but obvious a marketable value, reason being closing inventory का जो कैलकुलेशन होता है एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट वो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो इसका आंसर होगा ए, मार्केटेबल वैल्यू। नेक्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ गुड डिक्लाइंड एट द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉन्सेप्ट दैट प्लेज अ की रोल इज। अब यहाँ पे बोला है कि जो मार्केट प्राइस है वो डिक्लाइंड हो गया, कम है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट चला है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, अगर रिकॉर्डिंग की बात होती तो बट ऑब्वियस हम लोग के पास ऑप्शन दिया होता कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और हम ये बताते कि उसको लोअर वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो डिक्लाइन हो रहा है तो कौन सा कंसेप्ट की रोल प्ले करेगा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, fixed assets are double the current assets and half the capital. The current assets are rupees 3 lakh and investments are 4 lakh. Then the current liabilities recorded in the balance sheet will be, देखो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट दिया है, इन्वेस्टमेंट दी है और करंट एसेट दिया है, एंड लायबिलिटी साइड कैपिटल है, इसके अलावा करंट लायबिलिटी है, तो बोथ साइड बट ऑब्वियस इक्वल होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि करंट एसेट हमारे पास 3 लाख दिया है, गिवन है, एंड इन्वेस्टमेंट गिवन है 4 लाख की। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो करंट एसेट के कितना है, डबल, तो 3 लाख का डबल कितना हो जाएगा, 6 लाख। बट जो फिक्स्ड एसेट्स है वो कैपिटल का आधा है, तो अगर ये आधा है तो इसका पूरा कितना होगा, मतलब अगर हाफ 6 लाख है तो डबल कितना हो जाएगा, 12 लाख। अब देखो ये वाली लाइन हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं, कह रहा है फिक्स्ड एसेट डबल है करंट एसेट के, तो करंट एसेट अगर 3 लाख है तो 3 लाख इंटू 2 6 लाख, एंड हाफ है कैपिटल के, तो इसका मतलब अगर इसका हम आधा करते हैं तो 6 लाख आता है, ठीक। अब वो साइड इक्वल होना चाहिए, तो इस साइड 13 लाख है तो इस साइड भी तो 13 लाख होगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा बी, 1 लाख। क्लियर। नेक्स्ट,
Which of the following provide framework and accounting policy so that the financial statements of different enterprises become comparable but obvious accounting standards? Next, which of the following factor is not considered while selecting accounting policies? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अकाउंटेंसी, मटेरियलिटी. बट ऑब्वियस अकाउंटेंसी, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो यही तीन चीज़ का तो ध्यान रखते हैं, प्रूडेंस का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एंड मटेरियलिटी का एज पर AS1. तो आंसर हो जाएगा सी, अकाउंटेंसी. नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये गोल्डन रूल किसका है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है. अगर हम बात करें रियल अकाउंट की, गोल्डन रूल की, तो सिंपली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल का क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो आंसर हो जाएगा ए, पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, अभी ऊपर डिस्कस किया है क्योंकि असेट है. नेक्स्ट, एज पर अक्रूवल कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, और रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर. नॉट ट्रू बोला है तो ये ट्रू नहीं है ना, क्योंकि सेल्स मतलब ही क्या होता है? रेवेन्यू होता है. क्लियर? और रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट आता है. तो आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, Mr. X sold goods to Mr. Y, asked Mr. X to keep the goods with him for some time. उनको सिर्फ इतना बोला गया कि आप अपने पास गुड्स रखना कुछ टाइम. तो बेसिकली ये किस तरह की डिलीवरी हो गई? एक्चुअल डिलीवरी तो है नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी नहीं है, क्योंकि हम गुड्स का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके नाम पे नहीं कर रहे हैं. तो आंसर होगा ए, सिंबॉलिक डिलीवरी. नेक्स्ट, if nothing is written about the accounting assumption to be followed, it is presumed that they have been followed. हमेशा माना जाएगा कि उसको हमने फॉलो किया है. सेम क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. ये तो हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को, ओनर के नाम को. तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. The principal debit the receiver and credit the giver is related to real account. Again ये क्वेश्चन हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है. नेक्स्ट, as per the matching concept, revenue minus expenses is equal to profit. नेक्स्ट, which of the following is a real account? अगर रियल की बात करें तो हम किसकी बात करें? एसेट की. तो आंसर हो जाएगा ए, बिल्डिंग अकाउंट. नेक्स्ट, valuation of stock in accounting follows the principle of cost price और NRV, net realizable value, whichever is lower. जनरली हम लोग NRV लेते हैं और NRV के बाद अगर NRV नहीं दिया होता तो मार्केट प्राइस लेते हैं. और ये कॉन्सेप्ट किसकी वजह से फॉलो करते हैं? एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. तो आंसर हो जाएगा सी, NRV, दैट इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है? नॉमिनल में बेसिकली क्या आते हैं? एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम आएगा, गेन आएगा. क्लियर? तो सैलरीज तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस हो गया, कमीशन रिसीव्ड इनकम हो गई. आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है. ये भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था. तो आंसर हो जाएगा ए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट. नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इज अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. He purchased 2 air conditioners and installed in his showroom. In the books of X, the cost of 2 conditioners will be debited to but of his fixed assets account. अभी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया कि बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद करके बेच रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स, जिसको कि हमें कहाँ दिखाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट इज परचेज सेल में. बट हमने 2 AC जो खरीदी है, परचेज की, वो अपने ही शोरूम में इंस्टॉल कर दी. तो जब वो अपने शोरूम में इंस्टॉल की तो क्या वो हम बेचने के पर्पस से खरीदे थे? नहीं, उसको हमने यूज़ करने के पर्पस से खरीदा है. दैट इज प्रोडक्शन करने के पर्पस से या यूज़ करने के पर्पस से, कंजम्पशन के पर्पस से. तो वो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट. तो आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, अ ट्रेडर कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट एट ₹1,50,000 ऑन 31/3/2014. इट इज़ एन प्रॉफिट. अगर कैलकुलेट किया है तो सिंपली वो क्या हो जाएगा? इवेंट. क्योंकि देखो, ट्रांजैक्शन और इवेंट में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस से रिलेटेड किए हैं, जो ट्रांजैक्शन बेसिकली हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रेंट रिसीव्ड हो गया, रेंट पेड हो गया, या फिर अगर हमने कोई गुड्स परचेज सेल किया है तो. बट इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो हम रिजल्ट
या आउटकम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस, उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट। तो याद रखना इवेंट में दो चीज़ आती है, एक तो जो हमारा रिजल्ट या आउटकम होगा और एक हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी इसी में आता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या होता है, हम लोग इसको बैलेंसिंग फिगर ही तो लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आता है, इसकी हेल्प से आता है। तो इवेंट में दो चीज़ होगी, एक तो आउटकम दैट इज प्रॉफिट और लॉस, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर हो जाएगा बी, इवेंट। नेक्स्ट, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको हर एंट्री का एक डेबिट अगर देना है तो एक क्रेडिट भी देना है, दैट इज दो जगह बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, historical cost concepts requires a valuation of an asset at original cost, that is A. Next, the comparison of financial statement of one year with that of another is possible only when concept is followed. Consistency, अगर आप consistent हो अपने methods को लेके, that is जैसे लीफो को लेकर के आप consistent हो, तभी तो आप 2 साल के financial statement को, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज एक साल आपने लीफो फॉलो किया, एक साल आपने फीफो फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सी, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, क्लासीफाइंग, बट ऑलवेज समराइजिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, जर्नल, पोस्टिंग मतलब क्या हो गया, लेजर, और क्लासीफाइंग मतलब क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, समराइजिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस के बाद ही तो हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, जब पूरा समराइजेशन का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो ऑब्जेक्टिव है, एसर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये भी ऑब्जेक्टिव है, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी ऑब्जेक्टिव है, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज, ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज डी। नेक्स्ट, an asset was purchased for rupees 10 lakh with a down payment of 2 lakh and bills accepted for rupees 8 lakh. What would be the effect on the total asset and total liabilities in the balance sheet? तो अगर हमने एक asset खरीदा है 10 लाख का, तो सिंपली अगर मान लो ये इक्वेशन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, तो हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से, ये तो ऐड हो रहा है, क्लियर। 2 लाख का हमने डाउन पेमेंट किया, तो जैसे ही हमने 2 लाख का डाउन पेमेंट किया, दैट इज कैश पे किया है, तो हमारा असेट डिक्रीज हो जाएगा 2 लाख से, एंड 8 लाख का बिल हमने एक्सेप्ट किया है, तो मतलब हमारी एक लायबिलिटी दैट इज बिल्स पेबल 8 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो असेट पहले 10 लाख से बढ़ा बट 2 लाख से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने कैश का पेमेंट किया है, तो असेट हमारा इंक्रीज होगा बाई 8 लाख एंड लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी बाई 8 लाख। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज असेट्स इंक्रीज बाय 8 lakh and liabilities increased by rupees 8 lakh. Next, the rule debit all expenses and losses and credit all incomes and gains relates to nominal accounts, ये हमने डिस्कस कर लिया था। Next, matching concept means assets is equal to liability plus capital, transactions are recorded at accrual concept, anticipate no profit but recognize all losses, expenses should be matched with the revenue of the period, but obvious D, यही हमने बताया भी था, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी जून 2020 की ये जो ई बुलेटिन है ये तो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट बुलेटिन पे, दैट इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के बुलेटिन पे, क्योंकि बेसिकली 2020 में इंस्टीट्यूट ने अभी सितंबर 2020 तक की बुलेटिन अपलोड की हुई है। एंड जनवरी से लेकर के अगर आप देखोगे ना, जनवरी टू मई के ई बुलेटिन में कहीं पे भी अकाउंट्स का कोई भी हमारे पास एमसीक्यूज नहीं था। तो हमने जून से स्टार्ट किया है, अब हम चलेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देखो जुलाई 2020 ई बुलेटिन में एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं था, तो अब अगस्त 2020 पे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप ये ई बुलेटिन भी अपनी इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद हम लोग चलेंगे सितंबर 2020 ई बुलेटिन पे, देखेंगे। इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास एमसीक्यूज नहीं दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अगस्त 2020 ई बुलेटिन का पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फर्निशेस डेटा ऑन इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंड ऑल ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
लॉन्ग टर्म असेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट possessing अ वैल्यू इज कॉल्ड एन, बट ऑब्वियस इंटेंजिबल असेट, क्योंकि इसके अगर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट वो लॉन्ग टर्म है तो वो इंटेंजिबल असेट होगा, दैट इज ए। अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, एंड करंट एसेट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म ही नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं जो कि फिक्स्ड असेट, दैट इज टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट का पार्ट नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द असेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 year और लेस, इज नोन एज करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटैंजिबल एसेट, इन इन्वेस्टमेंट। बट ऑब्वियस करंट एसेट, क्योंकि अगर हम करंट एसेट की बात करें तो उसमें हम दिखाते हैं कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, वो भी विद इन अ ईयर। बट अगर फिक्स्ड एसेट, इंटैंजिबल एसेट या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के एसेट्स हैं जो कि विद इन अ ईयर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर बट ऑब्वियस इंटैंजिबल एसेट्स, दैट इज सी। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, अ ईयर और लेस, आर रेफर्ड टू एज करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और ऑल ऑफ द अबव। अगर हमें रीपे करने की बात हम करें वो भी 1 साल या उससे कम में, तो बट ऑब्वियसली करंट है और करंट में क्या पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज, दैट इज ए। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स फ्यूअर परचेजेस, नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। यही होता है ना कि अगर हम सेल्स की बात करें तो हमने जितना गुड्स बनाया है उसकी कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, को अगर सेल्स में से माइनस करें तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज बी। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ए। आगे हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, in order to find out the value of closing stock during the end of the financial year, we do this by stock taking, deduct the cost of goods sold from sales, deduct opening stock from the cost of goods sold, look in the stock account. But obvious हम लोग क्या करते हैं, stock taking करते हैं, मतलब एक तरह से कह लो stock की counting करते हैं। कब, एट द एंड ऑफ द ईयर, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड असेट्स, आर ब्रॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, ये भी ऑलमोस्ट सही है। आर एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेस, आर आइटम्स विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए हमने नहीं खरीदा है और लंबे टाइम तक चलेगा, दैट इज डी। ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज्ड टू, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने कोई कमोडिटीज़ को कन्वर्ट करना है सेलेबल कंडीशन में, दैट इज़ अगर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें फिनिश गुड्स में, तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट हो जाएंगे, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, है ना, डायरेक्ट चार्जेस। तो उसको हम लोग कहाँ चार्ज करते हैं, विद इन ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज़ ए। नेक्स्ट, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, सप्लायर्स की बात कर रहा है तो सप्लायर कहाँ होता है, परचेज से रिलेटेड, तो आंसर हो जाएगा सी, परचेजेस लेजर। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ चेक सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट, यू शुड ऑलवेज पे बाय कैश, क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल, ऑलवेज गेट द मनी इन पर्सन, नॉट यूज़ अ पोस्टेबल सर्विस इन द फ्यूचर। बट ऑब्वियस बी, आपको हमेशा क्या करना होता है कि अपने चेक में क्रॉस लगाना होता है कि ये अकाउंट पे के लिए है और किसी को भी आप फर्दर नेगोशिएट या इंडोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, नन ऑफ दीज। डिस्काउंट रिसीव मतलब क्या, हमारी इनकम, और हम कब डिस्काउंट रिसीव करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट किसको करते हैं बेटा, हम क्रेडिटर को। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमें वो डिस्काउंट देता है। तो डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, जब हम किसी अकाउंट के लिए पेमेंट करते हैं तो उस टाइम जो अमाउंट डिडक्ट होती है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट में देखो बोला डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, ये तो हो ही नहीं सकता,
ये तो डेटर के केस में है, और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस होता है डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि खुद सोचो हमें 10,000 मिलना था और हम कह रहे हैं कि चलो तुम 9,000 दे दो, तो ये 1,000 का जो डिस्काउंट है ये तो मेरे लिए लॉस है। और नेक्स्ट बोला गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो भी डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू, डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट entered in the cash book, purchases journal, sales account, but always sales journal. Next, entered in the purchases journal are discount received, purchases invoice, payment to supplier, trade discount, but always purchases invoice, क्योंकि purchase journal में क्या रिकॉर्ड करेंगे, पहले purchase invoice. Next, at the balance sheet date, the balance on the accumulated provision for depreciation account is transfer to depreciation account, ट्रांसफर टू असेट अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द असेट इन द बैलेंस शीट। तो कायदे से अगर देखा जाए जो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है वो हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में असेट से डिडक्ट करके दिखा देते हैं, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप लायबिलिटी साइड, आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाओ, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, कह रहा है कि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नहीं करते, असेट अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं करेंगे और पीएल में भी इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो चाहे हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे प्रोविजन, चाहे हम असेट में से सीधे माइनस करके दिखाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द असेट इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, इफ वी टेक गुड्स फ्रॉम ओन यूज वी शुड, अगेन इसकी हमने एंट्री बता दी है कि अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं गुड्स में तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, दैट इज ए। नेक्स्ट, व्हेन अ पेटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी नो एंट्रीज मेड एट ऑल इन द जर्नल लेजर फॉर आइटम्स पेड बाय पेटी कैश, द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द जर्नल लेजर, fewer entries made in the journal ledger or more entries made in the journal ledger, but always fewer entries made in the journal ledger, क्योंकि अगर आप पेटी कैश बुक बना रहे हो तो फिर आपको जर्नल लेजर में बहुत ज़्यादा एंट्रीज डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम तो कैश से रिलेटेड जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट अग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन द बट ऑब्वियस सस्पेंस अकाउंट। Next, if it is required to maintain fixed capitals, then the partners' shares of profits must be, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उस केस में फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट दिखाना होता है ना। फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है मतलब या फिर कह लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है फिर उसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट या चेंजेस नहीं करते, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, दैट इज डी, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? अब इस बुलेटिन में अगस्त 2020 के बुलेटिन में सिर्फ इतने ही हमारे पास MCQ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलेंगे सितंबर 2020 के ई बुलेटिन पे। अब ये देखो, ये सितंबर 2020 का ई बुलेटिन है और अगेन हमने ये बताया कि आपको इंस्टीट्यूट की साइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांच इसमें से कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट रेशियो इज, अगर हम कह रहे हैं EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा रिटर्न ऑन असेट, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया है, बट क्योंकि EBIT है तो बट ऑब्वियस किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ABC were partners sharing profit in the ratio 3:5:7. C retire and his share were taken up by A and B in the ratio of 3:2. What is the new ratio? अब C जब रिटायर करा था तो उसका शेयर था 7/15, इसको हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करें A और B में, तो न्यू रेशियो निकालना है। A का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 3/15 और B का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/15। तो A को C में कितना पोर्शन मिल रहा है, 7/15 इंटू 3/5, यही पोर्शन मिल रहा है ना, और B को कितना मिल रहा है, 7/15 का 2/5, तो ये पोर्शन A में ऐड कर दो, ये पोर्शन B में ऐड कर दो। A में हम कितना ऐड करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 75 और B में ऐड करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 75। तो अब एलसीएम ले लेते हैं 75 का। अब यहाँ देखो 5 3 ज़ा 15 प्लस 21 और यहाँ हो जाएगा 75, 5 5 ज़ा 25 प्लस 14, तो इसका टोटल हो गया बच्चे 36 और इसका टोटल कितना हो गया 39, तो आंसर हो जाएगा 12:13, दैट इज, इसमें देखो ये आंसर होना चाहिए बी, इसको करेक्ट कर लेना 12:13 का। क्लियर?
नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज बट ऑफ इस पोजिशन स्टेटमेंट. सी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च is an example of capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure or partly capital and partly revenue expenditure. But obviously C, deferred revenue expenditure. Next, profit and loss account is also called but obvious income statement B. ये सब क्वेश्चन हम नहीं समझा रहे, रीजन बीइंग ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं. नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन द बेनिफिट ऑफ विच इज़ लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years इज. अब 3 साल तक उसका बेनिफिट रहेगा और ये क्या है, एडवर्टीजमेंट है तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. अगेन एज पर AS 26 अगर हम बात करते तो हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट लेते. बट क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर एडवर्टीजमेंट है या कोई भी खर्चा है जो कि आपने आज किया है और उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलने वाला है, बट इस तरह के एक्सपेंस है तो उनको हम क्या ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, ना कि डिफर्ड रेवेन्यू. बट आपकी मटेरियल के अकॉर्डिंग ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इनकम टैक्स में इसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं. और इस पॉइंट पे हमने पहले भी बताया है कि हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुके हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की. प्लस हमने आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस भी डील किए हुए हैं, उसका भी हमने वीडियो ड्राफ्ट किया है तो आप वो पहले वहाँ से क्लियर कर लेना. नेक्स्ट, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन बट ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड. जब सेल हो रही है उस टाइम की जितनी भी रेवेन्यू हम बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं. नेक्स्ट, a low inventory turnover may be the result of obsolescence of some stock, slow moving inventory, frequent stock out or fast moving inventory. But obvious 1 and 2 that is A 1 and 2 क्योंकि frequent stock out से किसी भी तरह की कोई low inventory turnover नहीं होनी and fast moving inventory से भी नहीं होनी. तो इन दोनों ऑप्शन से जो inventory turnover है वो हमेशा क्या रहेगा, low. तो आंसर हो जाएगा A 1 and 2. Next, when prices show a rising trend, when which of the following methods of inventory valuation will result in lower income and lower valuation of inventory? इसका आंसर होगा A FIFO. इस पे हमने पहले डिस्कशन किया है. नेक्स्ट, लीगल कॉस्ट इनकर्ड इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड एंड बिल्डिंग इज क्लासिफाइड एज. अगर लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज असेट से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो वो सीधे किसका पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, दैट इज B. क्योंकि असेट है ना, असेट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज क्या मानी जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट, स्टॉक इज वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. यही हम बहुत देर से बता रहे हैं कि स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, स्टॉक प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. एक और ऑप्शन दिया है, डिपेंड्स ऑन वेदर लीफो मेथड इज यूज्ड और फिफो मेथड इज यूज्ड. तो बेसिकली वहाँ पे उसकी वैल्यूएशन चेंज होगी, किसी में कम आएगी किसी में ज़्यादा आएगी, बट वैल्यूएशन का जो तरीका होता है, लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वैल्यूएशन का तरीका एज पर AS2 क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तो आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट, which of the following is not a deferred revenue expenditure? heavy advertisement expenditure होगा, expenses incurred in removing the business to more convenient premises ये भी होगा, preliminary expenses भी माना जाता है, but depreciation on fixed assets को हम क्या मानते हैं, revenue expenditure. और डायरेक्टली हम उसको कहाँ शो कर देते हैं, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को PL में शो करते हैं. तो आंसर हो जाएगा D. नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डेल्ट विद बट ऑफ इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. आंसर होगा B, अभी हमने बताया भी था. नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है एंड बैलेंस शीट बनाती है. क्लियर. नेक्स्ट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज इतना, बैंक चार्जेस दिया है, डिविडेंड कलेक्टेड दिया है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बताना है. तो देख लेते हैं, ये हमारी कैश बुक है, ये पासबुक है, इसका बैलेंस दिया है 65,420 और क्वेश्चन साइलेंट है जहाँ लिखा है कि बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है 100 यहाँ पे, इसका मतलब ये प्लस साइड ये माइनस साइड है, तो इसको इधर ले आएंगे, 100 माइनस कर देंगे. एंड डिविडेंड कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, डायरेक्टली यहाँ पे है तो हम ये मान रहे कि यहाँ नहीं शो हुआ है तो अब यहाँ ऐड कर देंगे. तो इसका मतलब 65,420 प्लस 2,000 माइनस 100, सीधे सीधे कितना हो जाएगा, B 67,320. क्लियर है. अब यहाँ पे देखो 2020 की जितनी भी ई बुलेटिन्स थी वो आप इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो और उस सारे ई बुलेटिन्स में जितने भी हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चंस थे हमने उसको डील कर लिया है. ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे ई बुलेटिन ऑफ 2020. क्लियर. अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें बेसिकली हम 2020 ई बुलेटिन्स के ही बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स हैं, मैनेजमेंट है एंड स्टैटिस्टिक्स, बाकी किसी के क्वेश्चंस उस ई बुलेटिन में नहीं दिए हैं तो वो अपलोड करेंगे एंड उसके बाद हम 2019 की ई बुलेटिन पे चलेंगे. क्लियर.
आज के किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 5 दिसंबर 2020 को कंडक्ट करने वाली है इंस्टीट्यूट फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो हमने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जहाँ हमने CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए सितंबर 2020 का एक पूरा MCQ सीरीज़ जो स्टार्ट की थी फॉर सितंबर 2020 स्टूडेंट, हमने बार बार बताया है, हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि वो बेसिकली हमारे बिट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। तो वो पूरी प्लेलिस्ट पे आप कंप्लीट कर लेना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।